नमस्कार। इससे पहले मैं इतिहास की कक्षा शुरू कर चुका हूँ। आज से मैं भूगोल की भी कक्षा आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ। भूगोल एक ऐसा विषय है कि यूपी पीसीएस परीक्षा हो या फिर लोअर पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी, सभी परीक्षाओं में जीएस प्रश्न पत्र में भूगोल से 150 प्रश्नों में कम से कम 25 प्रश्न और अधिक से अधिक 50 प्रश्न तक पूछे गए हैं। मैंने ध्यान दिया है कि याद है मुझे कि 2013 में समीक्षा अधिकारी परीक्षा थी और 140 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में से लगभग 55 प्रश्न भूगोल से आए थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसका अगर भूगोल जरा सा भी कमजोर रहा होगा, उसकी परीक्षा कक्ष में क्या दशा रही होगी। भूगोल कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान और रुचिकर सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सही गाइडेंस, जरा सा सही गाइडेंस मिलना जरूरी है। सही गाइडेंस दो तरीके से प्राप्त होती है। या तो आप खुद से बहुत मेहनत करें, खुद से बेस मजबूत करें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, लेकिन वो समय साध्य होता है और उसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, खासकर ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन तक भूगोल पढ़ा ही नहीं है। मैंने भी कभी नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन तक। मैंने जब भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया था कुछ साल पहले तैयारी के लिए, तो मैंने सबसे पहले कक्षा 6 की पुस्तक उठाई थी। वो पुस्तक यहीं पे है, मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ही यहीं पे थी, हाँ, वो ये पुस्तक थी। लिखा है भारत और विश्व, कक्षा 6 के लिए। शायद ये बाजार में मिले, बहुत पहले ये पुस्तक मिलती थी और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। शुरुआत करने के लिए अगर आपका बेस कमज़ोर है, आप भूगोल को मजबूत बनाना चाहते हैं और बेस को मजबूत बनाना चाहते हैं भूगोल की, तो निस्संदेह ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके बाद मुझे जो पुस्तक भूगोल की सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वो है कक्षा 11 में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की भारत भौतिक पर्यावरण। कक्षा 6 वाली पुस्तक पढ़ने के बाद अगर आपने इसे पढ़ के दोहरा दिया, तो मैं मानता हूँ कि हालांकि ये दोनों पुस्तकें भारतीय भूगोल पर ही ज़्यादा केंद्रित हैं और ये तो पूरी तरह से भारतीय भूगोल पर ही है, अगर इसे आपने पढ़ के दोहरा दिया तो मैं मानता हूँ कि भूगोल के, अगर भारतीय भूगोल के 15 सवाल आते हैं तो निस्संदेह सिर्फ 7 या 8 तो सिर्फ आप इसी को पढ़ के हल कर देंगे। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन आधा सवाल 30 में से 15 करने से या 15 में से 8 करने से कल्याण नहीं होगा। जरूरी है कि क्यों न हम भूगोल में, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये बहुत ही आसान, रुचिकर और पूरी तरह से साइंटिफिक यानी कार्य कारण पर आधारित सब्जेक्ट है। एक बार मजबूत हो गया तो यकीन मानिए आप अगले 4 साल इसे मत दोहराइए। उसके बावजूद आप 30 में से कम 25 सवाल हल करके आएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैंने खुद पे अप्लाई किया है कि भूगोल को जीएस के रूप में पढ़े 2 साल से ऊपर हो गया, मैंने कोई जीएस की बुक नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इसे इतना मन से पढ़ा, एक ही बार या 2 बार उसके बाद पढ़ा, इतना मन से पढ़ा कि आज भी अगर भूगोल के 30 प्रश्न आते हैं तो मैं लगभग कम से कम 24 हल करके आता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं दोहरा के जाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है। भूगोल के अगर आप 4 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं डायरेक्ट, आप एक बार मजबूत कर लिए भूगोल, और 4 प्रश्न भी अगर परीक्षा कक्ष में आपको डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये मेरा दावा है कि एक बार आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो 4 में से कम 3 प्रश्न आप परोक्ष रूप से सही उत्तर तक पहुंचने में सफल होंगे। भूगोल महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लगातार इतिहास के बाद या इतिहास से भी अधिक सवाल भूगोल से उठाए जा रहे हैं। अगर आप भूगोल विषय को जीएस में अपना रीढ़ बना लेंगे, आधार बना लेंगे, तो यकीन मानिए जीएस प्रश्न पत्र कभी भी आपको दगा नहीं देगा। भूगोल में इतनी मजबूती है। भूगोल पढ़ने से बहुत सारे विषयों का ऐसे भी ज्ञान हो जाता है। पहले तो धरती के प्रत्येक स्थानों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है, पूरा का पूरा ग्लोब आपके दिमाग में उतर आता है।
किसी भी देश की, किसी भी समुद्र की, किसी भी सागर की, किसी भी पर्वत की बात हो रही हो, आप तुरंत उसे कैच कर लेते हैं कि ये किस स्थान की बात हो रही है। इसके चलते खबरों और समाचारों में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि भूगोल तैयार कैसे करें। निस्संदेह मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन तत्परता और पहल आपको दिखानी होगी। मैं सलाह दूंगा कि विश्व भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल या फिर खुल्लर की सामान्य अध्ययन वाली किताब खरीदिए। महेश बर्णवाल, विश्व भूगोल के लिए मैं बता रहा हूँ, महेश बर्णवाल या फिर खुल्लर की सामान्य अध्ययन वाली किताब। खुल्लर की किताब आमतौर पर मांगने पर दुकानदार एक मोटी सी 550 रुपये की बुक देते हैं, जो कि वैकल्पिक विषयों के लिए होती है। वो गाइड नुमा बुक है। कई बार मैंने देखा है कि लड़के गए खुल्लर की किताब खरीदने, फेसबुक मैसेज में, इनबॉक्स में पता चलता है कि गए खुल्लर की किताब खरीदने और मोटी वाली खरीद के लेके चले आए। तो खुल्लर की किताब मांगते समय सामान्य अध्ययन जरूर बोलिएगा कि हमें सामान्य अध्ययन के लिए चाहिए, मोटी वाली नहीं चाहिए। विश्व भूगोल के लिए आप ये दोनों या दोनों में से कोई भी एक पुस्तक पढ़ने पर्याप्त है, क्योंकि दोनों ही पुस्तक बहुत ही आसान भाषा में है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हैं, तो जरा सा मेहनत आपको करना होगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप अगर सिर्फ मेरा भी क्लास फॉलो करेंगे तो 30 में से 22 से 23 सवाल कहीं नहीं गए हैं। साथ साथ किताब ले चलेंगे तो आप 30 में से 27 से 28 सवाल भी हल कर सकते हैं। भारतीय भूगोल की बात करें तो एनसीईआरटी की दोनों पुस्तकें मैंने अभी बताई, कक्षा 6 वाली और कक्षा 11 वाली। कक्षा 6 वाली भारत और विश्व और कक्षा 11 वाली भारत भौतिक पर्यावरण। कक्षा 11 वाली मिल जाएगी, लेकिन कक्षा 6 वाली शायद मुश्किल से ही मिले, लेकिन अन्य भी किताबें कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की आप मार्केट में देखिएगा, मिल जाएगी। तो क्या सिर्फ किताबें पढ़ने से ही भूगोल तैयार हो जाएगा? बिल्कुल गलत। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि पूरा का पूरा ग्लोब आपके दिमाग में आ जाएगा। किताबें पढ़ने से ग्लोब दिमाग में नहीं आ सकता है। ग्लोब दिमाग में तब आएगा जब आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मैं सलाह दूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है तो मेरे साथ साथ उसे देखिए। मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँ आप उस चैप्टर को न सिर्फ मेरे लेक्चर सुनिए, नोट्स देखिए, मेरा किताब से देखिए, बल्कि एटलस स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में भी उसे देखिए। जैसे मैं पर्वत पढ़ा रहा हूँ तो आप पर्वतों को देखिए। मैं यूरोप की पर्वत पढ़ा रहा हूँ तो यूरोप के पर्वतों को देखिए। मैं एशिया के पर्वत पढ़ा रहा हूँ तो एशिया के पर्वतों को देखिए। पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान, स्थानीय पवनें, बायोम, नेशनल पार्क, जो भी मैं पढ़ाता जाऊँ वो आप साथ साथ मानचित्र में देखते रहें। मानचित्र में देखकर पढ़ाई करने से लंबे समय तक के लिए याद होता है, और सिर्फ किताबों से पढ़ेंगे तो 6 महीने, साल भर बीतते बीतते आधी चीज़ें आपके दिमाग से गायब हो जाती हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। जो किताबें मैंने बताया वो और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। हालांकि मैं स्वयं भी मानचित्र का भरपूर उपयोग करने वाला हूँ यहाँ पर, और मेरे द्वारा बनाए गए मानचित्र उतने डायमेंशनल नहीं होंगे। किसी एक रंग से मैं बनाऊंगा और उसमें उतनी विविधता नहीं होगी। हालांकि लोकेशन का पता आप मेरे मानचित्र से लगा लेंगे, लेकिन अगर आप मानचित्र में रुचि पैदा करना चाहते हैं तो स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस जरूर खरीदिए, है तो पढ़िए। मैं स्टार्टिंग विश्व भूगोल से करूँगा और उसके बाद भारतीय भूगोल पढ़ाऊँगा। आइए विश्व भूगोल में मैं क्या पढ़ाऊँगा उस पर चर्चा करते हैं। मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं फिर भी 75% से 80% चीज़ें पढ़ाऊँगा जहाँ से कि सवाल बनते हैं। भूगोल बहुत ही व्यापक है। जीएस की किताबें भी आपके लिए यही ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं कि कहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए मैंने स्वयं से जो सिलेबस तैयार किया है आपके लिए वो इस प्रकार है। ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे जिसमें तारे होंगे और गैलेक्सियाँ होंगी। उसके बाद सौरमंडल, पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी 2 तरह की गतियाँ हैं, आप जानते हैं। अपने अक्ष पर घूमती है, हम उसे घूर्णन कहते हैं। असुर की चारों तरफ घूमती है तो हम उसे परिक्रमण कहते हैं। इसके बाद हम अक्षांश देशांतर
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय गणना का अध्ययन करेंगे। बताएंगे कि समय कैसे ज्ञात किया जाता है, क्यों एक देश से दूसरे देश में जाने पर समय बदल जाता है, क्यों लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटा पीछे है, यह बताएंगे। उसके बाद भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के भीतर की बनावट देखेंगे, ऊपर क्रस्ट, मेंटल और कोर। चट्टानें कौन कौन सी हैं पृथ्वी के गर्भ में, चट्टानों पर चर्चा होगी। उसके बाद पृथ्वी के अंदर जो भी हरकतें चलती हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, सब कुछ का अध्ययन या सब कुछ की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे पृथ्वी पर जगह जगह पर्वत पठार पाए जाते हैं, क्यों समुद्र में खाइयाँ हैं, क्यों समुद्र में बीचों बीच, महासागरों के बीचों बीच एक पहाड़ पाया जाता है, समुद्रों के बीचों बीच बहुत ही विशाल पहाड़ लेकिन समुद्र में डूबा हुआ, जिसे हम कटक कहते हैं। इसे पढ़ने के बाद आप उसे भी समझ जाएंगे। भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी से लावा क्यों निकलता है, सबकी व्याख्या कर देगा ये। व्याख्या हो जाने के बाद, प्लेटों को अच्छे से समझ जाने के बाद, इसके बाद की चीज़ें आप बहुत आसानी से समझने लगेंगे। उसके बाद हम पृथ्वी के कुछ अंदरूनी बलों पर चर्चा करेंगे, जिनकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भ्रंशण। इसमें संकल्पना के साथ साथ तथ्य भी बताएंगे कि पृथ्वी पर कहाँ भूकंप आते हैं, कहाँ सुनामी आती है, कहाँ ज्वालामुखी आते हैं। इसके बाद हम गहरे जात बल पर बात करेंगे, जिस तरह पृथ्वी के अंदर कुछ शक्तियाँ हैं, पृथ्वी के बाहर भी शक्तियाँ हैं। जैसे अपक्षय अपवर्तन, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, उसका क्षय होता है और वो बहा ली जाती है। क्षय होता है तो अपक्षय कहते हैं, जब नदी, जल, हवा द्वारा उड़ाया बहा लिया जाए तो उसे अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद अपवर्तन के कारक हैं नदी, भूमिगत जल, सागरीय जल, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ये सभी ऐसी शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के बाहरी रूपों में परिवर्तन लाती रहती हैं और नई नई आकृतियाँ बनाती रहती हैं। जैसे कि नदी एक प्रमुख आकृति बनाती है जिसे हम कहते हैं गोखुर झील। उसी तरह भूमिगत जल एक आकृति बनाता है जिसे हम कार्स्ट स्थलाकृतियाँ कहते हैं, कार्स्ट, चूना पत्थर वाले प्रदेशों में। उसी तरह हम बताएंगे कि वायु कैसे चीन के लोएस मैदान को निर्मित कर दिया है, कहीं और से बालू उड़ा कर लाया और चीन में लोएस का मैदान निर्मित हो गया, और भी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं। इसके बाद हम पर्वत, पठार, मैदान, झील और नदियाँ पढ़ाएंगे, और इनको पढ़ाने के साथ साथ पांचों वस्तुओं पर, पर्वत, पठार, झील और नदियाँ, इन पांचों वस्तुओं पर आपके साथ साथ हम मानचित्र से व्यापक अध्ययन करवाएंगे। ये वैसे ही चीज़ें हैं जिनके साथ साथ अगर आप मानचित्र पढ़ लेते हैं तो बाकी आसपास की अन्य वस्तुएं स्वयं ही पता चल जाती हैं कि कहाँ बाकी चीज़ें क्या हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान, झील और नदियों का अध्ययन व्यापक रूप से मानचित्र से होगा, तैयार रहिए। इसके बाद हम महासागर का अध्ययन करेंगे। महासागर में अपना तापमान है, महासागर की लवणता है जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाई जाती है। लवणता, महासागर में निक्षेप है, धाराएं हैं, तरंग हैं, नितल उच्चावच है, थोड़ी देर पहले बताया समुद्र के बीचों बीच पर्वत पाए जाते हैं। तो समुद्र में भी अंदर तली पर तरह तरह की स्थलाकृतियाँ हैं, उसे उच्चावच कहते हैं, नितल उच्चावच। प्रवाल भित्तियों पर चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद वायुमंडल के बारे में बात करेंगे और आर्थिक भूगोल पढ़ाएंगे, मानव भूगोल। और उसके बाद बारी बारी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों पर हम आपसे मानचित्र के साथ थोड़ा सा वर्क करेंगे। ये हो गया मेरा भूगोल अध्ययन का खाका। जुड़े रहिए, निश्चित रूप से मैं इसे आपके लिए भरपूर रुचिकर संक्षिप्त बनाने का प्रयास करूँगा। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आप, मैं जो भी बोलूँगा और लिखूँगा
लिखूंगा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, बोलूँगा आपको समझाने के लिए, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि मेरी लिखी हुई चीज़ों से ज़्यादा सुनिएगा और भरसक प्रयास करिएगा कि उससे एक अच्छा नोट्स तैयार कर लें। मानचित्र से अध्ययन करते हुए, मेरे को सुनते हुए एक अच्छा नोट्स तैयार कर लें तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। चूँकि ये वास्तविक क्लास नहीं है, ऑनलाइन जुड़ा हूँ, आप मुझे कितनी भी बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं। एक ही शब्द को आप जितनी बार चाहे रिवाइंड करके सुन सकते हैं। शुरुआत ब्रह्मांड से। कर रहा हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दो तीन खगोलविदों ने अपनी अपनी राय दी है और सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से 2 या 3 प्रमुख हैं। एक है ऑटो श्मिट की धूल परिकल्पना, दूसरा है लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, और एक है जॉर्ज लेमेंटेयर का बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और भी सिद्धांत दिए गए हैं जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जॉर्ज लेमेंटेयर का बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत। जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के थे। जॉर्ज लेमेंटेयर की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड ऐसा नहीं था, तारे नहीं थे, गैलेक्सियां नहीं थी। ब्रह्मांड में जितना भी मटेरियल फैला है तारों गैलेक्सियों के रूप में, वो सारा मटेरियल एक सघन पिंड के रूप में था, बहुत ही सघन पिंड के रूप में था, बड़े विशाल सघन पिंड के रूप में था। उसमें एक महाविस्फोट हुआ उस पिंड में। सारा ब्रह्मांडीय पदार्थ एक सघन पिंड के रूप में था। उस ब्रह्मांडीय पदार्थ में एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांडीय पदार्थ दूर दूर छिटक गया, जिसे हम आज गैलेक्सियों के रूप में देखते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों का समूह, यानी एक गैलेक्सी में अरबों तारे, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। और वही ब्रह्मांडीय पिंड जब महाविस्फोट के बाद फैला तो तमाम गैलेक्सियों के रूप में ब्रह्मांड में इधर उधर फैल गया। जो गैलेक्सियां हैं वो स्थिर नहीं है। सभी गैलेक्सियां महाविस्फोट के बाद से आज तक लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड का संकुचन नहीं हो रहा है, बल्कि इसका विस्तार हो रहा है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। आइए गैलेक्सी, ब्रह्मांड महाविस्फोट के बाद कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। गैलेक्सी क्या है? एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। अनुमानतः एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं और अनुमानतः कुल 100 अरब गैलेक्सियां हैं।
यानी गणना करना मुश्किल है कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे और 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान लगाना, विशालता का नहीं, उसके 1,00,000वें भाग का भी अनुमान लगाना अभी संभव नहीं हो पाया है। ये बहुत ही विशाल है। गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। गैलेक्सी का जो केंद्र होता है उसे हम बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत काफी ज्यादा होता है, आसपास होते हैं, नजदीक होते हैं, तारे सघन होते हैं। केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, यानी कि बीच भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होती है तारों के मध्य, इसलिए वे नजदीक नजदीक रहते हैं बल्ज में। आकाशगंगा ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है आकाशगंगा। हमारा सूर्य यानी हमारे सौर मंडल का मुखिया सूर्य जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे आकाशगंगा कहते हैं। यानी हमारा सूर्य मान लेते हैं इस गैलेक्सी में स्थित है। इसमें कहाँ पर है? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ भी हो सकता है। ये तारों का पुंज है चारों तरफ, उसमें सूर्य भी कहीं पर स्थित है। तो हमारा सूर्य आकाशगंगा या फिर इसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी गैलेक्सी का एक भाग है और अपने 8 ग्रहों के साथ इसका चक्कर लगा रहा है। सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह भी हैं जिनमें पृथ्वी भी है। तो सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। इसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष, सूर्य 25 वर्षों में एक चक्कर लगा लेता है, इसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कभी आपने ऐसी रात जिसमें चंद्रमा नहीं हो, अंधेरी रात में आसमान की ओर नोटिस किया होगा तो सफेद रंग की धुंधली सी एक चादर की पट्टी दिखाई देती है, चौड़ी सी आसमान में। आमतौर पे दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाती हुई एक धुंधली सी सफेद कलर की चादर फैली हुई दिखाई देती है, बहुत ही धुंधली सी। वो आँख को आप कहीं एक जगह कंसंट्रेट करेंगे तो नहीं दिखेगी, व्यापक रूप में देखेंगे तो फैली हुई दिखती है। धूम्र की तरह होता है, सफेद धुएं की तरह हल्का हल्का। वो वास्तव में हमारे आकाशगंगा की ही कोई भुजा है। जो रात में चंद्रमा रहित रात में ऊपर सफेद कलर की पट्टी दिखाई देती है, वो आकाशगंगा की ही एक भुजा है। उसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे यानी आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कह सकते हैं और मिल्की वे भी। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आकाशगंगा की भुजा दिखाई देती है। ये सत्य है, ऐसा ही है। उसे हम मिल्की वे कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। यानी सूर्य के सबसे, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, आकाशगंगा एक गैलेक्सी है। आकाशगंगा गैलेक्सी के पास जो दूसरी गैलेक्सी है, यानी ये आकाशगंगा गैलेक्सी है, इसके पास जो दूसरी गैलेक्सी है, अगर ये आकाशगंगा है तो इसके पास दूसरी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा है। ये आकाशगंगा के सबसे नजदीक वाली दूसरी गैलेक्सी है। ओरियन नेबुला ये रात में ये आकाशगंगा का सबसे चमकीले
तारों का समूह है, ओरियन नेबुला। यानी आकाशगंगा है, उसमें एक सबसे चमकीले तारों का समूह है कहीं पे। एक तारा का नाम नहीं ओरियन नेबुला, ये कई तारों का समूह है, सबसे चमकीले तारों का समूह है, उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। साइरस या डॉग स्टार, यह सूर्य के बाद, सूर्य एक तारा है, बाद में चर्चा होगी, उसके बारे में और बातें होंगी। फिलहाल बताएं कि सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा जो हमें दिखाई देता है वो है साइरस या डॉग स्टार। सूर्य की उपस्थिति में दिन में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। स्वाभाविक सी बात है कि रात में सूर्य की अनुपस्थिति में जो सबसे चमकीला तारा हमें दिखाई देता है उसका नाम है साइरस या डार्क स्टार। आपको सबसे चमकीला क्या दिखाई देता है? सूर्य। उसके बाद दिन और रात सबसे चमकीला क्या दिखाई देता है? चंद्रमा। मैं तारों की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी पिंड, सबसे चमकीला पिंड सूर्य, उसके बाद दूसरा सबसे चमकीला पिंड रात में दिखाई देता है चंद्रमा। तीसरा सबसे चमकीला पिंड क्या है? सूर्य सबसे चमकीला पिंड, दूसरा सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा, तीसरा सबसे चमकीला पिंड क्या है? शुक्र है। लेकिन शुक्र कोई तारा नहीं है, ये ग्रह है। ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। शुक्र एक, यानी रात में चंद्रमा के बाद दूसरा सबसे चमकीला पिंड कौन सा हमें दिखाई देता है? शुक्र। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि रात में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस या डॉग स्टार। और चंद्रमा के बाद दूसरा सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? शुक्र है। आप प्रत्येक दिन सुबह भोर में या शाम को हल्का सा अंधेरा होने के बाद भोर में पूरब दिशा में और शाम को अंधेरा होने के बाद पश्चिम दिशा में एक बल्ब की तरह तारे को देखेंगे। तारा नहीं है वो, बल्ब की तरह ज़्यादा जलता है, उसमें प्रकाश ज़्यादा होता है, अन्य तारों से बड़ा दिखता है। वो तारा नहीं होता है, वास्तव में वो शुक्र ग्रह ही हमें दिखाई देता है धरती से। भोर में पूरब दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। वो शुक्र ग्रह न कि तारा। तारों और ग्रहों में बाद में चर्चा होगी, ग्रहों की और तारों की भी। यहाँ पे हम उल्लिखित कर दें कि तारों और ग्रहों की पहचान कैसे करें। हम अपनी आंखों से भी देख के पहचान कर लेते हैं। जैसे कि तारों को आप देखेंगे तो वो टिमटिमाते रहते हैं, उनको आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी आकृति बिगड़ती रहती है, एक तरह की आकृति नहीं रहती है। उनकी किरणें बार बार अलग अलग दिशाओं में निकलती हुई दिखाई देती हैं। जबकि शुक्र ग्रह को आप देखेंगे सुबह या शाम को तो उसमें टिमटिमाने वाले गुण नहीं दिखाई देते, वो स्थिर रहता है, जैसे कि कोई सेवफल जल रहा हो या फिर बल्ब। तो तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते नहीं, कारण उनमें अपनी ज्वाला या ऊष्मा नहीं होती, वो तो सूर्य के प्रकाश से चमक रहे होते हैं, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? हम फिर से दोनों में अंतर कर दें। साइरस रात में चमकने वाला, सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है, सबसे ज्यादा चमकने वाला। लेकिन सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है, लेकिन उतना नहीं चमकता। साइरस दूर होकर भी ज्यादा चमकता है और रात में सबसे चमकीला बन जाता है। ये सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है साइरस, इसलिए बहुत दूर होने के बाद भी रात में हमें सबसे चमकते हुए दिखाई देता है। ये
ब्रह्मांड में पदार्थ यानी तारे या गैलेक्सियां, उनके बीच की जो दूरी है उसे हम किलोमीटर या मीटर में नापेंगे तो गणना करना असंभव हो जाएगा कि कितना किलोमीटर है, क्योंकि तारों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्रह्मांडीय दूरी की गणना करने के लिए प्रकाश वर्ष का इजाद किया गया है। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडीय दूरी नापने का मापक है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक साल में जो दूरी तय की जाती है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की गई उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी जब हम कहें कि दो तारों के बीच की दूरी, दो तारे ऐसे हैं जिनकी बीच की दूरी 10 प्रकाश वर्ष है, दो तारे हैं उनके बीच की दूरी 10 प्रकाश वर्ष है, तो आप अनुमान लगाएंगे कि वो दूरी उतनी है जितनी प्रकाश द्वारा 10 वर्ष में तय की गई होगी, उतने दूर है तारे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। 3 जीरो बढ़ा देंगे तो मीटर हो जाएगा, 3 जीरो घटा देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। सबसे पहले गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया था। 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से तारों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक या खगोलविद गैलीलियो थे। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ऐसे कई तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। आइए जानते हैं तारे क्या हैं। तारे क्या हैं? तारों में अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। तारे में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। इनकी ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? कहाँ से इन्हें इतनी ऊष्मा और प्रकाश मिलता है? नाभिकीय संलयन। इनकी ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है, तारों की ऊष्मा का या स्रोत, या हम कहें कि तारों का ईंधन हाइड्रोजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए तारों का ईंधन क्या होता है, तो तारों का ईंधन हाइड्रोजन होता है। ये ईंधन काम कैसे करता है? ये ईंधन ऐसे काम करता है कि जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक या 4 हाइड्रोजन के नाभिक 1 2 3 4 हाइड्रोजन के नाभिक परस्पर संलयित अर्थात जुड़कर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करें, तो इस क्रिया को हम नाभिकीय
यानी 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर संलयित होकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। इसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है और नाभिकीय संलयन से उत्पन्न यही ऊर्जा तारों की ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। आपने हाइड्रोजन बम सुना होगा। हाइड्रोजन बम की संकल्पना भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। तारों की ऊष्मा का स्रोत आपने पढ़ा। इस प्रकृति में हर चीज नश्वर है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। तारों में अगर हाइड्रोजन अगर तारों का ईंधन है तो एक समय आएगा कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन तारों का, किसी भी तारे का हाइड्रोजन एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि तारों की एक निश्चित अवधि होती है, निश्चित अवधि होती है, क्योंकि हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होते होते एक समय खत्म हो जाता है और तारे की ऊष्मा समाप्त हो जाती है। तारा अपनी चमक को खो देता है और परिणाम स्वरूप वो ठंडा हो जाता है और इसे हम कहते हैं कि तारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ईंधन खत्म हो जाने से कोई भी तारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी तारा जितना बड़ा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही छोटी होगी। दूसरे शब्दों में तारों के आकार और जीवन अवधि, तारों के आकार और जीवन अवधि में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात उल्टा संबंध होता है। जितना बड़ा तारा उतनी छोटी जीवन अवधि, जितना छोटा तारा उतनी लंबी जीवन अवधि। कोई भी तारा जब पैदा होता है यानी जीवन की प्रारंभिक अवस्था में, तारे में हाइड्रोजन विशाल मात्रा में होता है, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। और जब तारे में ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है तो उसका रंग नीला होता है। लेकिन तारे में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होने की क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे हाइड्रोजन कम पड़ता चला जाता है। इस तरह से जब हाइड्रोजन लगातार खर्च होता रहता है तो तारों का तापमान धीरे धीरे उत्तरार्ध की ओर बढ़ता है, कम होने लगता है तापमान। तो नीला तारा, तारे का तापमान जब थोड़ा सा कम हुआ तो उसका रंग हो जाएगा सफेद। हाइड्रोजन समाप्त होते होते जब और कम हो जाएगा और ऊर्जा में कमी आएगी तारे की, तो तारे का रंग हो जाएगा लाल, पीला। और अधिक तापमान में कमी आएगी तो तारे का रंग हो जाएगा लाल, नीला, सफेद, पीला, लाल। लाल जीवन की प्रारंभिक अवस्था में नीला कलर होता है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में नीला कलर होता है और अंतिम अवस्था में जब तारा ठंडा होता चला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है और अंतिम अवस्था होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि नीला तारा ज्यादा गर्म होता है या फिर लाल तारा या सफेद तारा। ये तारे अलग अलग नहीं होते, एक ही तारे की विकास की क्रमिक अवस्थाएं हैं। एक ही तारा पहले नीला होगा, फिर सफेद होगा, फिर पीला होगा, लेकिन चूंकि सभी तारे अलग अलग अवधि पे समाप्त होते हैं, अलग अलग सबकी ऊर्जा होती है, इसलिए एक ही समय में कोई तारा नीला दिखता है और कोई लाल दिखता है। नीला और लाल रंग से उस तारे का जो रंग होता है वो उसकी ऊष्मा का परिचायक होता है। ये सवाल बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप स्वयं जानते हैं कि तारे का जो रंग होता है वो ऊष्मा का परिचायक होता है। अभी मैंने वही बात की आपसे। और जैसे कि
आपने एलपीजी की नीली आंच देखी होगी। नीली आंच जो होती है जल्दी खाना पका देती है, और जो लकड़ी की आंच होती है ग्रामीण क्षेत्रों में जो जलती है चूल्हे में, उससे खाना धीरे धीरे देर तक पकता है, स्वादिष्ट पकता है। एलपीजी पर खाने के जलने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि नीले कलर की आंच होती है। तो रंग हमेशा तारे या आग की ऊष्मा को निर्धारित करता है। नीले रंग की आग ज़्यादा ऊष्मा। वही बात तारों पर भी लागू होगा। ध्यान दिया होगा आपने कि किसी भी लाओ, जैसे मोमबत्ती जल रही हो या कोई दिया, उसके सबसे भीतरी भाग में झांकेंगे तो आपको कौन सा रंग दिखाई देगा? ये भी प्रश्न पूछा ही गया होगा। किसी भी लौ के भीतरी भाग में आप झांकेंगे तो आपको नीला रंग दिखाई देगा, उसके बाहर पीला हो जाता है और सबसे बाहर लाल हो जाता है। ऊपरी जो लौ उठती है वो लाल कलर की होती है, यानी सबसे भीतरी भाग किसी लौ की सबसे गर्म होती है क्योंकि वो नीले कलर की होती है। लाल तारा, जब तारे की ऊष्मा का क्षय होते होते वो ठंडा होने लगता है तो उसका कलर लाल हो जाता है। लाल तारे को हम रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट, लाल तारा रेड जायंट होता है। रेड जायंट का बाहरी सतह, अगर ये लाल तारा है तो इसका बाहरी सतह निरंतर फैलता रहता है। फैलते फैलते एक समय ऐसा आता है कि इसमें विस्फोट हो जाता है लाल तारे में, यानी तारा पहले नीला था, धीरे धीरे ऊष्मा खत्म होते हुए लाल हुआ, उसी को हम रेड जायंट कहते हैं। जैसे ही तारे की ऊष्मा और ऊर्जा में कमी आ गई, ठंडा हो गया, तो उसका बाहरी सतह फैलेगा, उसमें विस्फोट होगा। इसे हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। आइए व्हाइट डार्क, से कमी आ रही है। व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन, इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ, अंग्रेजी में श्वेत वामन। जब रेड जायंट सुपरनोवा विस्फोट के बाद फटता है तो उसका अवशेष बचता है कुछ। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है, लाल तारे में, रेड जायंट में सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है, उसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के, सूर्य की द्रव्यमान के 1.4 गुना, 1.44 गुना से अधिक होता है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। फिर से बता दूं, रेड जायंट सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचता है, वो अवशेष अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होता है तो वह रेड जायंट बन जाता है। और बोलिए।
रेड जायंट में जब तारा लाल कलर का होता है उसे रेड जायंट कहते हैं। रेड जायंट तारे में सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से कम होता है। 1.44 गुने द्रव्यमान की सीमा से कम होता है तो व्हाइट ड्वार्फ तारे का निर्माण होता है। यानी सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने द्रव्यमान की सीमा से कम होता है तो व्हाइट ड्वार्फ तारे का निर्माण होता है। और व्हाइट ड्वार्फ तारा ठंडा तारा है। स्वाभाविक सी बात है कि बेहद ठंडा तारा है और ठंडा होते होते व्हाइट ड्वार्फ और ठंडा हो जाता है तो ये ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। यानी पहले व्हाइट ड्वार्फ फिर और ठंडा हुआ तो ब्लैक ड्वार्फ। अब यदि सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा से अधिक होने पर वह न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। हम फिर से दोहरा दें कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा से यदि कम है तो व्हाइट ड्वार्फ तारे का निर्माण होगा जो कि ठंडा तारा है। और यदि बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा से अधिक है तो न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे का निर्माण होगा। न्यूट्रॉन तारा, इसे पल्सर तारा भी कहते हैं। थोड़ी देर पहले बताया। न्यूट्रॉन तारे की विशेषता होती है और बहुत ही जबरदस्त विशेषता होती है कि ये लगातार सिकुड़ता चला जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेड जायंट जहां ठंडा होने के बाद फैलता है वहीं न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता चला जाता है। शायद सूर्य का जो 1.44 द्रव्यमान की सीमा से अधिक होने पर इसमें ये गुण आता है। तो ये लगातार सिकुड़ता चला जाता है, इतना ज्यादा सिकुड़ता है कि धीरे धीरे तारे का पूरा द्रव्यमान और पूरा घनत्व एक बिंदु पर आकर ठहर जाता है। यानी विशाल तारे का पूरा द्रव्यमान और घनत्व सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु पर आकर ठहर जाता है। जब वस्तु सिकुड़ती है तो उसका घनत्व और अधिक बढ़ता है। कोई भी वस्तु, परिणाम ये होता है न्यूट्रॉन तारे का घनत्व असीमित हो जाता है। असीमित घनत्व। कोई भी वस्तु जितनी सिकुड़ेगी उतनी ही घनत्व उसमें बढ़ेगी और जितना ही घनत्व बढ़ेगा उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। परिणाम ये होता है कि न्यूट्रॉन तारा असीमित घनत्व वाला हो जाता है और वह इसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि वो अपने पूरे के पूरे द्रव्यमान को अपने अंदर समेट लेता है।
सिकुड़ते सिकुड़ते घनत्व अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती, इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती कि अपना पूरा का पूरा द्रव्यमान अपने अंदर समेट लेता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश का भी पलायन यहाँ से नहीं हो पाता, यानी प्रकाश को भी अपने में खींच लेता है। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती, प्रकाश का पलायन नहीं होता, वह वस्तु किस रंग की नजर आती है? आप जानते हैं, काला। यानी ब्लैक छिद्र को देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां से प्रकाश का निकलना संभव ही नहीं हो पाता है, इसलिए ब्लैक छिद्र को नहीं देखा जा सकता। कारण गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक। उसे हम जब उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर, कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर कहते हैं। आज से क्लास खत्म होता है और इसके बाद हम सौर मंडल में प्रवेश करेंगे और सौर मंडल में आपको हम सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो उससे निस्संदेह मुझे कहीं अधिक ऊर्जा मिलेगी। नमस्कार।